नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस नए वीडियो में। आज हम तुगलक डायनेस्टी के अंतिम शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन किया था और उसके कार्यों को हमने देखा था और तमाम सारी जीवन से संबंधित बातों को देखा था। आज हम उसके उत्तराधिकारियों की बात करेंगे जो बेशक बहुत ही ज़्यादा अयोग्य साबित हुए थे। उनके उत्तराधिकारियों ने 1388 से लेकर के 1412 तक शासन किया था। अगर हम देखें उनके नाम, यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सिर्फ 1-2 साल तक शासन करता है, 88 से 89 तक। अबू बकर शाह भी 1-2 साल तक और नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह भी 4 साल तक शासन करता है। इनके बारे में हमें कुछ भी अध्ययन नहीं करना है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके अगले शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हमें पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो काफी लंबे समय तक शासन करता है, 1394 से लेकर 1412 तक, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं करता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ममलूक डायनेस्टी के द्वारा शासित किए गए क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर उन्होंने शासन किया था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, उसका थोड़ा और विस्तार होता है। तुगलक डायनेस्टी के समय में सर्वाधिक विस्तार होता है साम्राज्य का, आप देख सकते हैं। जबकि उसके आगे आने वाले जो वंश हैं, लोदी, सैयद, इन शासकों के समय में जो दिल्ली सल्तनत है वो काफी ज्यादा सिकुड़ जाती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सर्वाधिक विस्तार सल्तनत का किस डायनेस्टी के समय में हुआ था? तुगलक डायनेस्टी के समय में। और किस शासक के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्योंकि आपको पीछे ही बताया गया था कि इसके आगे आने वाला फिरोज शाह तुगलक इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी था कि उसने अपने पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था। साथ ही इसके भी जो उत्तराधिकारी होंगे वो भी बहुत ज्यादा योग्य साबित नहीं होंगे। और इसके अगले उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आपको बताया गया इसके बाद आगे चल करके एक नई डायनेस्टी की स्थापना हो जाएगी। खिज्र खान नाम का व्यक्ति सैयद वंश की स्थापना करेगा। इसने अपने वजीर मलिक सरवर, इसका वजीर था मलिक सरवर, उसको एक उपाधि दी मलिक उस सर्क की, यानी मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्व का स्वामी। ये उपाधि दे करके जौनपुर का प्रमुख बना देता है और आगे चल करके ये जौनपुर को स्वतंत्र करवा लेता है। कौन स्वतंत्र करा लेता है? मलिक सरवर। और इस तरह से वहां पर सरकी वंश की स्थापना करेगा। इस सरकी वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्रांतीय राजवंश वाले वीडियो में। तो ये जैसे मान लेते हैं उसका एम्पायर है। एम्पायर के पूर्वी हिस्से पर जौनपुर था और जौनपुर का स्वतंत्र शासक बन जाता है कौन? मलिक सरवर। एक नई डायनेस्टी की यहाँ पर स्थापना करता है। इसकी देखा सीखी करके तमाम सारे जो भारत के प्रांत थे, दक्षिण भारत हो गया, खानदेश हो गया, खानदेश आपका ताप्ती और नर्मदा घाटी के मध्य में पड़ेगा, बंगाल, बिहार, मालवा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बुंदेलखंड, इन सब लोगों ने आपस में अपने आप को क्या कर लिया? सब लोगों ने स्वतंत्र कर लिया। इस तरह से जो साम्राज्य है सुल्तान का वो बहुत थोड़ा सा ही बच गया। और व्यंग्यपूर्व लोग कहा करते थे कि शहंशाह की जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक फैली हुई, यानी बहुत छोटे हिस्से पर इनका साम्राज्य हो गया है। आप जनरली सुनते होंगे पालम हवाई अड्डा। तो पालम हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और पालम हवाई अड्डे का जो रियल नेम है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और ये पालम उस समय गांव हुआ करता था दिल्ली में ही। तो दिल्ली की जो मुख्य राजधानी हो गई, मुख्य राजधानी से पास में ही गांव रहा होगा। तो ऐसा बताया जाता है लोगों के द्वारा कि छोटे से क्षेत्र में ही इनकी राजधानी जो है, इनका जो साम्राज्य फैल गया है, बाकी सारा सब खत्म हो गया। तो ऐसा लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक का ज्येष्ठ जो पुत्र था उसका नाम था नासिरुद्दीन नुसरत शाह। फिरोज शाह तुगलक जो पीछे निकल गया, मर चुका है, उसका बेटा नासिरुद्दीन नुसरत शाह क्या करता है? आपको बताया गया था एक प्रांत दिल्ली के बाद, यानी दिल्ली के बाद एक शहर बसाया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोजाबाद। मान लेते हैं ये दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली के पास है आपका फिरोजाबाद हो गया। तो फिरोजाबाद में आपका फिरोज शाह तुगलक का बेटा नासिरुद्दीन नुसरत शाह शासन करने लगा। आपका दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? दिल्ली में शासन कर रहा था नासिरुद्दीन महमूद। जबकि फिरोजाबाद में शासन कौन कर रहा था? फिरोज शाह तुगलक का एक बेटा नासिरुद्दीन नुसरत शाह। ये एक विचित्र बात होती है यहाँ पर कि सल्तनत काल में
एक ही एम्पायर के दो अलग अलग शासक हो जाते हैं और वो अलग अलग जगह पर शासन करने लगते हैं। आपको बताया नासुद्दीन महमूद कहाँ पर शासन कर रहा है, ये दिल्ली पर शासन कर रहा था। और नासुद्दीन नुसरत शाह नाम का व्यक्ति कहाँ पर शासन कर रहा है, फिरोजाबाद, वही फिरोजाबाद जो चूड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है। तो दो शासक बन जाते हैं। आगे चल करके घटना होती है तैमूर लंग की। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत आता है, दिल्ली में आक्रमण कर देता है। आपको बताया गया कि दिल्ली में शासन कौन कर रहा है, नासुद्दीन महमूद शासन कर रहा है। और नासुद्दीन महमूद डर करके क्या चला जाता है, कहाँ चला जाता है, भाग जाता है, वजीर को छोड़ जाता है। यहाँ पर मल्लू इकबाल, इसका वजीर है मल्लू इकबाल, कहता तुम संभालना दिल्ली को, मैं जा रहा हूँ। कन्नौज भाग गया, कन्नौज प्रांत था वहां पर भाग जाता है डर करके। तैमूर लंग का आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, 1398 ईस्वी में हुआ। इस तरह से सुल्तान भाग गया डर करके, मल्लू इकबाल के हाथों में देकर के दिल्ली की बागडोर। उधर तैमूर लंग, या आप तस्वीर नीचे तैमूर लंग की देख रहे हैं, तैमूर लंग 15 दिन तक लूटपाट करेगा दिल्ली में। लूटपाट करके एक व्यक्ति खिज्र खां है, तस्वीर आप देख रहे हैं, खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर देगा और वापस चला जाएगा अपने घर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तैमूर लंग भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है तो यही खिज्र खां उसको मिल जाता है और मिल करके उसकी हेल्प करता है, सैनिक सहायता देता है और बाद में इसी वजह से खिज्र खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करके वापस चला जाता है तैमूर। इतनी घटना हो गई, यानी जो व्यक्ति अटैक करने आया था वो अटैक करके लूटपाट करके चला गया। अब क्या हुआ आगे, खिज्र खां एक युद्ध में मल्लू इकबाल को पराजित कर देता है। आपको पीछे बताया गया कि सुल्तान मल्लू इकबाल को दिल्ली सौंप करके भाग जाता है कन्नौज। तो खिज्र खां ने दिल्ली प्राप्त करने के लिए किसको हरा दिया, मल्लू इकबाल को हरा दिया। और इस तरह से अब दिल्ली किसके हाथ में आ गई, इस व्यक्ति के हाथ में आ गई, खिज्र खां के हाथ में आ गई। और इस तरह से खिज्र खां 1414 ईस्वी में एक नवीन राजवंश की स्थापना करेगा और यही नवीन राजवंश आगे चल करके सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। 1412 में उधर नासिरुद्दीन महमूद जो था उसकी भी मृत्यु हो जाती है वहीं पर। इस तरह से उसकी कहानी खत्म हो जाती है, एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है, सैयद वंश। तैमूर लंग के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। तैमूर लंग का जन्म कहाँ पर हुआ था, प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैच नामक शहर में हुआ था, तुर्कों की बरसाल नस्ल से संबंधित था और इसके भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था। और इस तरह से एक खुखार व्यक्ति था, खुखार आक्रमणकारी था तैमूर लंग, और इसने बहुत सारे कत्ल किए हैं यहाँ पर और इसी वजह से थोड़ा सा विवादित रहता है। आपने सुना होगा न्यूज में कि ये सैफ अली है, उनके बेटे हैं, इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर के नाम पर रखा है। इस वजह से थोड़ा सा विवाद रहता है क्योंकि तैमूर ने भारत में आकर के तमाम सारी हत्याएं की हैं और उनके नाम रखे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस तरह से तैमूर का आक्रमण सफल होता है और भारतीय शासकों की पोल खुल जाती है। एक नए डायनेस्टी की स्टार्टिंग होगी यहाँ पर, सैयद वंश की। सैयद वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 4 शासक यहाँ पर रूल करते हैं। इन 4 में से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनाते हैं वो खिज्र खां बनाते हैं और मुबारक शाह बनाते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अपने अगले वीडियो में हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।